सो आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की विच वन शुड रिमेंबर इन डेफिनेट इंटीग्रेशन. First point is, if f is a continuous function in open interval a comma b and its definite integration is 0, then this implies that fx equal to 0 has at least one real root in a comma b. तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू वो भी देख लेंगे, बट फिलहाल इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि कंटिन्यूस फंक्शंस जिनका इंटीग्रेशन किसी इंटरवल में 0 आता है तो वो कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को काट के जरूर जाएंगे. अब आप सोचिए, जैसे अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी नेगेटिव है, जैसे यहाँ एफ ऑफ ए और यहाँ एफ ऑफ बी है, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ कनेक्टेड रहा होगा और पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया आपस में कैंसल आउट हो रहा होगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्राफ हमेशा ऊपर ऊपर रहा, क्योंकि अगर ग्राफ हमेशा ऊपर ऊपर रहा होगा एफ एक्स का, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ग्राफ ऊपर ऊपर रहा होगा तो ये एरिया पॉजिटिव आना चाहिए था, जो कि ऐसा है नहीं, जीरो है. और फंक्शन हमेशा नीचे नीचे भी नहीं रहा होगा, मीनिंग ये ग्राफ हमेशा नीचे नहीं हो सकता कि यहाँ पे नीचे से ही पास करे, वरना एरिया नेगेटिव आता. क्योंकि एरिया जीरो आ रहा है इसका मतलब खुद अपने आप में ये है कि फंक्शन जो है कुछ टाइम के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर रहा होगा पॉजिटिव एरिया, कुछ टाइम एक्स एक्सिस के नीचे रहा होगा नेगेटिव एरिया, और ओवरऑल कैंसल आउट हो रहा है. ऑल्सो वन कैन से दैट कि एग्जैक्टली वन रूट जरूरी नहीं है, जैसे यहां से नीचे ऐसे बहुत बार सेवरल टाइम्स काट के जा सकता है, तो उसका लॉजिक है कि जितना वो पॉजिटिव एरिया ऊपर बनाएगा उतना ही उसको नेगेटिव एरिया नीचे बनाना है, ताकि ओवरऑल एड अप होके जीरो हो पाए. एंड दूसरा चीज जो है वो ये है कि कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है. अगर कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो हमेशा जीरो होगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, तब भी एरिया जीरो आएगा. पर स्टेटमेंट तो अभी भी होल्ड कर रहा है ना कि एटलीस्ट वन रियल रूट. वैसे तो इनफाइनाइट रूट्स मिल जाएंगे पर कम से कम एक रूट तो मिल ही रहा है. सो इन शॉर्ट, अगर इंटीग्रेशन जीरो है तो इन जनरल बात करें तो कम से कम एक बार तो ग्राफ एक्स एक्सिस को काट के जरूर गया होगा. अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है वाइस वर्सा ट्रू हो जाए. वाइस वर्सा मतलब कि अगर एफ एक्स का रियल रूट है तो इंटीग्रेशन को जीरो होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर एक रूट है लेट से ऐसा कुछ, ये एक रूट है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि एरिया बराबर ही होगा, एरिया अलग अलग भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ले लेते हैं, इंटरवल ले लेते हैं 1 से 10. तो 1 से 10 में एक रूट आ रहा है 2,0, बट एरिया जो है वो इक्वल होगा ऐसा नहीं है, तो वाइस वर्सा आप उसको मत ले लीजिएगा. हाँ, बट अगर इंटीग्रेशन जीरो है, अगर इंटीग्रेशन जीरो है और फंक्शन कंटिन्यूस है तो कम से कम एक रियल रूट जरूर रहा होगा. अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन इसके, अच्छा इसका अगर प्रूफ, इसका प्रूफ हमने तो लॉजिकली समझा, बट इसका अगर एक प्रॉपर फॉर्मल प्रूफ लिखा जाए तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लेट अस कंसिडर अ फंक्शन फाई एक्स जो होगा a से x एफ ऑफ टी डी टी. ये मैं रोल्स थ्योरम लगाने के लिए इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूं. तो इस फंक्शन के लिए हम लोग बोलेंगे फाई ऑफ ए, कितना होगा फाई ऑफ ए, जीरो, क्योंकि ए से ए का इंटीग्रेशन जीरो होता है. फाई ऑफ बी, फाई ऑफ बी गिवन क्वेश्चन के हिसाब से जीरो है इसीलिए, और फाई जो होगा वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ही, क्योंकि एफ जो है वो कंटिन्यूस है इसकी वजह से. तो फाई इज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल. सो फाई डैश, ये रोल्स थ्योरम के हिसाब से हम बोलेंगे कि फाई डैश एक्स विल बी जीरो फॉर एटलीस्ट वन एक्स. तो ये रोल्स थ्योरम की मदद से हमने इसको प्रूव किया है इस नोट को. तो इक्विवेलेंट है रोल्स थ्योरम और ये इक्विवेलेंट वर्जन हो जाएंगे. रोल्स थ्योरम डिफरेंशियल कैलकुलस में काम आता है, ये इंटीग्रल कैलकुलस में काम आएगा. तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, लेट से ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि इफ 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then prove that ax square plus bx plus c equal to 0 has at least one real root in 0,1. इनफैक्ट पता है ये क्वेश्चन रोल्स थ्योरम से भी कर सकते हैं हम, और इस वाली चीज से भी कर सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा है. तो जो हमने अभी पढ़ा है पहले उससे कर लेते हैं. जो हमने पढ़ा है उससे कैसे करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आप अपना फंक्शन ले लीजिए, एफ एक्स को ले लीजिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटरवल आप ले लीजिए 0 से 1.
सो प्लीज कैलकुलेट fx dx 0 से 1 इस गिवन क्वेश्चन के लिए क्या आएगा। तो fx dx 0 से 1 इस गिवन क्वेश्चन के लिए आएगा ax क्यूब बाय 3 प्लस bx स्क्वायर बाय 2 प्लस c, which on taking LCM turns out to be 2a plus 3b plus 6c upon 6। तो 0 आ रहा है, तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। क्यों? लग गया ना प्रॉपर्टी कि इंटीग्रेशन 0 आ रहा है और पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक फंक्शन तो कंटिन्यूस ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि fx इक्वल टू 0 का एटलीस्ट वन रूट रहा होगा 0 से 1 में। ये हमने इस पॉइंट से प्रूव कर लिया अपना क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन रोल्स थ्योरम से कैसे होता पता है? रोल्स थ्योरम से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे, बट रोल्स थ्योरम में आप डिफरेंशिएशन यूज करते हो और इस नोट में हम इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। तो रोल्स थ्योरम लगाने के लिए आपको रिवर्स सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक ऑफ अ फंक्शन फाई एक्स। तो ये कैसे सोचते हैं, ये सब आपको रोल्स थ्योरम के टाइम पे मैं पढ़ा चुका हूँ कि इसका इंटीग्रेशन ले लो। ए एक्स स्क्वायर को आप ले लो ए एक्स क्यूब बाय 3, बी एक्स को आप ले लो बी एक्स स्क्वायर बाय 2 और सी की जगह आप ले लो सी एक्स। रोल्स थ्योरम में हम लोग फंक्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है? ट्रिक ये होता है जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है उसका इंटीग्रेशन से स्टार्ट करो आप। जो भी चीज आपको प्रूफ करनी है उसके इंटीग्रेशन से स्टार्ट करो, क्योंकि रोल्स थ्योरम जब लगेगा तो रोल्स थ्योरम का जो कंक्लूजन है या रोल्स थ्योरम का जो आंसर है वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेने पे आएगा। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल आउट हो जाएंगे। सो रोल्स थ्योरम से अगर आपको ये क्वेश्चन प्रूफ करना है तो आप इस फंक्शन फाई एक्स को स्टडी कर लो। फाई इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये रोल्स थ्योरम की दो कंडीशन लग गई। फाई ऑफ 0 0 है और फाई ऑफ 1 चेक कर लो आप। तो फाई ऑफ 1 जो आएगा वो आएगा 2a प्लस 3b प्लस 6c अपॉन 6, जो कि 0 ही आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो फाई 1 और फाई 0 दोनों 0 हैं, तो इस पे रोल्स थ्योरम लग जाएगा। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि फाई डैश x विल बी 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन 0 से 1। तो बात वही है ना, या तो आप इंटीग्रेशन करो और उस पे रोल्स थ्योरम लगाओ, या आप इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करके उस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम लगाओ ताकि ये प्रूफ हो जाए, या फिर इसी का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 प्रूफ कर दो तो इस नोट वाले पॉइंट से भी काम चल जाएगा। मतलब रोल्स थ्योरम जैसा ही है ये वाला पॉइंट और रोल्स थ्योरम इक्विवेलेंट एनालॉजी है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1 और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है f of 1 0, then we have to prove that f dash will be equal to minus fx upon x for some x in the interval 0, 1। कम से कम एक x तो ऐसा जरूर होगा 0 से 1 में। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप, ये जो भी प्रूफ करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके एक फंक्शन अज्यूम करो। फाई एक्स में ऐसा ही क्यों ले रहा हूँ, लेट फाई एक्स इक्वल टू एक्स एफ डैश प्लस एफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने रीअरेंज करके उसको नाम दे दिया फाई एक्स, ताकि मेरे को एक स्टार्ट मिले ना। अगर मैं इस फाई एक्स से स्टार्ट करता हूँ और मैं फाई एक्स का इंटीग्रेशन स्टडी करता हूँ 0 से 1 में, तो फाई एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 1 में क्या होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए। एक्स एफ डैश प्लस एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा है ना। ये प्रोडक्ट रूल लिखा है, एक बार एक्स को डिफरेंशिएट किया एफ एक्स को छोड़ दिया, एक बार एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया और एक्स को छोड़ दिया, तो 0 से 1 में, तो 0 से 1 में इट विल बिकम 1 एफ ऑफ 1 माइनस 0 एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 1 जो है क्वेश्चन ने 0 दे रखा है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आ रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि फाई एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1। किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर 0 आता है फॉर सम इंटरवल, तो उस इंटरवल में उस फंक्शन का एक रूट जरूर होगा और इसी को हम रीअरेंज कर लेंगे। एक्स एफ डैश प्लस एफ एक्स विल बी इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1, और इसको ये रीअरेंज करके ऐसा बना देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन लिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी को ऑब्जेक्टिव में बना के पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आप रोल्स थ्योरम के जितने भी सवाल हैं उसको ये टेक्निक से भी कर सकते हो। दिस टेक्निक एंड रोल्स थ्योरम इज मोर और लेस सेम एनालॉजी।
आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंटिन्यू करते हुए। सेकेंड पॉइंट है लिमिट एंड इंटीग्रेशन कैन बी इंटरचेंज्ड। मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाहर जो लिमिट लगी हुई है आप उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लेके जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो अगर ये है अपना क्वेश्चन कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट ऑफ दिस इज गिवन टू अस 2√2/3 वेयर n इज सम नेचुरल नंबर, फाइंड ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि आप लिमिट को डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लेके जा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल हम बाहर ले लेते हैं और लिमिट को अंदर ले जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। सो 1 माइनस टी क्यूब बाई एन की पावर एन टी स्क्वायर डी टी। ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करेंगे n की टर्म्स में, मतलब t को कांस्टेंट मानते हुए। कैसे करते थे इसको सॉल्व? n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो ये कौन सा फॉर्म है? ये 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। t को कांस्टेंट मान के चलो, n के टर्म्स में सोचो तो e पावर log ऑफ 1 माइनस टी क्यूब बाई एन, ई पावर ln लिख लिया जाता है और ये n बाहर आ जाएगा। ठीक, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप n को 1/h बोल दो। n को आप बोल दीजिए 1/h जब h अपना जीरो को अप्रोच करने लग जाए। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, n हो जाएगा 1/h, ये हो जाएगा ln 1 माइनस टी क्यूब h होल डिवाइडेड बाय h। स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस टी क्यूब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 को चले जाएगी। तो बेसिकली लिमिट लगाने के बाद ये बन जाता है माइनस ए की पावर 1/3 से ए की पावर 1/3। लिमिट की वैल्यू निकल के आ रही है ई की पावर में माइनस टी क्यूब। खत्म, लिमिट का इतना सही काम था, ई पावर माइनस टी क्यूब लिमिट का वैल्यू आ गया। अब इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टी क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे p, 3t स्क्वायर बन जाएगा dp। क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज कंटिन्यू इट, कंप्लीट इट। ए का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ln √2 प्लस √3। कंप्लीट आप इसको कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट को आप इंटरचेंज कर सकते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ, लिमिट को आप अंदर लेके जा सकते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है कि जो हम लोग ये डिफरेंशिएशन लिखते हैं, ठीक है, ये बहुत बेसिक है, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था, बट मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इस चीज को। ये बहुत ऑब्वियस है, आप लोग जानते हो, बट एक चीज आप इसमें मिस आउट कर जाते हो कि ये तभी कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो हम लिखते हैं, तो वो तभी जब एफ एक्स कंटिन्यूस है। अगर एफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो गया किसी पॉइंट पे तो हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा। हालांकि ये चीज आप बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेते हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। जैसे सपोज एग्जांपल 1 मैं आपको बोलता हूँ कि ये आप सॉल्व कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे सॉल्व इसको? भाई डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स 1/x, जो भी आता हो इट डजेंट मैटर, जो भी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स 1/x है उसका इंटीग्रेशन करना है -1 से 1, उसका इंटीग्रेशन करना है -1 से 1। सो आप लोग क्या करते हो, आप लोग बोलेंगे कि सर डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज द फंक्शन इटसेल्फ, तो इस पे लगा लीजिए ना लिमिट -1 से 1। तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप डायरेक्ट -1 से 1 नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में जीरो पे वो जो है जीरो पे वो डिसकंटिन्यूस है या जीरो पे खेल बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए रूल जो है वो ये बोलता है कि अगर कहीं पे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, आपको इसको ऐसे ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। हालांकि देखो ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उससे भी आप समझ सकते हो, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आता किसी को तो आप ऐसे समझ लो कि भाई क्योंकि हम जानते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि ये जीरो पे पंगा करने वाला है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आप ऐसा मत समझो, आप ऐसा समझ लो कि मैं इंटीग्रेशन को पहले -1 से 0 लेके जाऊंगा जो भी लिखा है, फिर मैं 0 से 1 लेके जाऊंगा जो भी लिखा है। क्योंकि अब इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करके यूं लिख सकता हूं, और इसको मैं कंटिन्यूस है तो इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट लॉजिक कि डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते, आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पकड़ना पड़ेगा और उसमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा।
और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। सिमिलरली जैसे इसी पे और वैरायटी हम लोग समझ लेते हैं, जैसे ये बी वाला पार्ट। ठीक, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में आपको बोला गया कि भाई ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सिखाया गया है कि नीचे cos x बैठा है, लीनियर है अकेला, तो 10x/2 को t लिख लेते हैं। पर यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, तो आप डायरेक्टली 10x/2 को t नहीं लिख सकते। क्या दिक्कत है, 10x/2 को t क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्योंकि देखो, आप 0 से 2 पाई जा रहे हो, तो बीच में एक नंबर आएगा x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई यहाँ डलेगा तो 10π/2 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या बात है ना, वो 10x/2 ये वाला जो फंक्शन है 10x/2 ये पाई पे डिसकंटिन्यूस होता है, तो आप लोग डायरेक्टली इसको नहीं डाल सकते। तो सॉल्व कैसे करेंगे? फिर सॉल्व हम लोग करेंगे किंग क्वीन लगाएंगे। एक बार किंग लगाएंगे, नो चेंज, तो क्वीन लग जाएगा, क्वीन लग जाएगा तो ये 0 से पाई हो जाएगा। अब 0 से पाई हो जाएगा ना, तब आप ये सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 से पाई, अगर x 0 से पाई है तो x/2 कहां से कहां तक होगा? x/2 0 से π/2 होगा, तो x/2 अगर 0 से π/2 है तब 10x/2 कंटिन्यूस हो जाएगा। 10x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंसेगा तो वो हर जगह कंटिन्यूस, तो ये सब्स्टिट्यूशन वैलिड हो जाएगा। सेम एक्चुअली अगर आप इसको देखते हो फर्स्ट वाले को भी सेम इसी लॉजिक से, 0 के अबाउट डेफिनेशन चेंज हो जाती है ना, तो इसीलिए लोचा हो जाता है। तो ये सब बातें हम लोग कब करेंगे? अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो सेम एक और एग्जांपल इसमें भी अपन ने सीखा है कि भाई 10x को t लिखते हैं, तो अभी 10x को t लिखना क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एक नंबर है π/2 जहां पे कहानी फंस जाएगी। देखो, इस चीज को आप अगर ध्यान में रखना है ना, सिंपल सा, हमने रूल्स पढ़े ही इसलिए, किंग क्वीन जैक ये सब प्रॉपर्टीज हमने क्यों पढ़ी है? ये सब प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? आप पहले किंग लगाओ, नो चेंज, क्वीन लगाओ, ये इधर आ गए, अब करो आप सब्स्टिट्यूशन। किंग क्वीन लगाने के बाद आप सब्स्टिट्यूशन करो, क्योंकि जो किंग क्वीन लगाने के बाद इंटरवल छोटे हो जाते हैं ना, वो 0 से π/2 जो छोटा इंटरवल है, उसमें उस छोटे इंटरवल में आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, कोई पंगा नहीं करेगा। आई बात समझ में? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव लर्नड। सो ये थे 3 पॉइंट्स। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो इनवर्स फंक्शंस को कनेक्ट करता है। सो फोर्थ पॉइंट इज, इफ f and g are inverse functions with f of a equal to c and f of b equal to d, then the connection between the definite integrations of function and its inverse is this। अब ये क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं पहले। तो सबसे पहले थोड़ा आप ये चीज भी रिकॉल कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है क्वेश्चंस का। तो अगर अपना फंक्शन है f, तो कन्वेंशनली हम इसमें इनपुट x और आउटपुट y बोलते हैं, और जो अपना फंक्शन है g, इसमें हम लोग y को इनपुट और x को आउटपुट बोलते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स का इनवर्स है x इक्वल टू जी वाई, x इक्वल टू जी वाई, और सिंबॉलिकली हम लोग क्या लिखते हैं? g इज इनवर्स ऑफ f, तो g इज इक्वल टू f इनवर्स। और ये भी होता है डेफिनेशन कि f ऑफ जी एक्स जो होगा आइडेंटिटी होगा x, और साथ ही साथ जो g ऑफ एफ एक्स होगा ये भी आइडेंटिटी होगा। तो ये सारी बातें आप फंक्शंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है डिफरेंशिएशन को लिंक करता है, वो है g' इज इक्वल टू 1/f'। ये कहाँ से आता है, ये क्यों ऐसा लिखते हैं हम लोग? ये बेसिक सा डेफिनेशन है dy/dx और dx/dy का। देखो, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब dy/dx क्या होगा? f'। अगर x इक्वल टू जी वाई है, तो dx/dy हो जाएगा g'y। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि f' और g' ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इक्वल टू 1। तो ये ध्यान रखना, ये भी काम आता है। फिलहाल अभी जो है अपने काम का चीज, वो है इंटीग्रेशन में। तो एफ एक्स डी एक्स ए से बी और dy/dy c से d। ए इनपुट पे c आउटपुट आ रहा है और b इनपुट पे d आउटपुट आ रहा है,
तो ये रिजल्ट आप याद रखिए, बी डी माइनस ए सी। मैं कैसे याद रखता हूँ पता है, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। तो प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग इनवर्स वाले से। तो अगर इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई सी से डी में स्टार्ट करूं, सो y जो होता है वो एफ एक्स के बराबर होता है। सो g ऑफ y कैन बी रिटर्न एज g ऑफ एफ एक्स, और डिफरेंशियल ऑफ y, क्योंकि dy बाई डी एक्स, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जो dy बाई डी एक्स होगा, जो dy होगा डिफरेंशियल ऑफ y होगा एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये टुकड़े को हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स। होपफुली फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सो एक बार हम यहाँ पहुंच गए, फिर इनवर्स की प्रॉपर्टीज की g ऑफ एफ एक्स जो होता है इनवर्स की डेफिनेशन से, इसको हम बोल सकते हैं x, बाकी चीज सेम रहेगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा x एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, बाई पार्ट से कर लेंगे हम लोग। एफ डैश को इंटीग्रेट किया, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया, x को रहने दिया, माइनस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन, और जो बचा है उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये बाई पार्ट्स लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट कैन बी रीअरेंज्ड एंड रिटर्न लाइक दिस। तो हम लोग इस रिजल्ट को ऐसे याद रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, अभी ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, बट क्वेश्चंस में ना क्या होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, क्योंकि ये डमी सिंबल है, ये डमी वेरिएबल है। तो यहाँ पे जी वाई डी वाई की जगह अगर मैं जी एक्स डी एक्स भी लिख लेता हूँ तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डमी वेरिएबल, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और यही कंफ्यूज करता है, क्योंकि अगर y और x आप अपने हिसाब से कन्वेंशनल तरीके से यूज करो तो बढ़िया चलता है, नो डाउट, बट जब ये सिंबल्स चेंज हो जाते हैं x और y की जगह x, तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसको क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, बी अवेयर ऑफ दैट। यहाँ पे भी जो इसके सवाल बनते हैं उसमें भी यही मिस्टेक होता है, y और x से आप बच के रहिएगा, संभल के रहना, कौन सा सिंबल कहाँ कैसे यूज होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आइए। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने से पूछा गया है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स डी एक्स 0 से 1 इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यार ये तो इनवर्स फंक्शन है। मैंने इजीएस्ट एग्जांपल से स्टार्ट किया है ताकि आप लोग इसमें आप साइन एक्स को अलग से भी इंटीग्रेट कर सकते हो और साइन इनवर्स को भी अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो, बट आप लॉजिक पकड़ो। साइन एक्स का इनवर्स होता है साइन इनवर्स एक्स, इनपुट आउटपुट का पेयर पकड़ो, साइन एक्स में पाई बाय 2 डालने पे 1 आता है, या ऐसा बोल सकता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स में 1 डालने पे पाई बाय 2 आता है। सिमिलरली साइन एक्स में 0 डालने पे 0 आता है और साइन इनवर्स में 0 डालने पे 0 आता है। तो इसको हम लोग बिना सॉल्व किए शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, बी डी माइनस ए सी, मतलब ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाइड कर दो 0 इंटू 0, और ये सब्ट्रैक्ट। तो आंसर आ जाएगा दिस। इसका ग्राफिकल मतलब भी है, इसका ग्राफिकल मतलब अगर आप समझ गए तो आपको बहुत आसानी होगी इनवर्स, और इनफैक्ट एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में भी ये लागू होता है। तो अभी हमने जो लिखा उसका ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है पता है, जब आप लिखते हो साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाय 2, तब आपने ये एरिया की बात की होगी। जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यूं होता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो जब हम साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करते हैं, हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 1, तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, करेक्ट। ये है 1 कॉमा पाई बाय 2, ये 0 कॉमा 0, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये साइन एक्स का ग्राफ है 0 कॉमा 0, एंड दिस इज पाई बाय 2 कॉमा 1, इजंट इट? यही है ना, साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स 0 से 1। अब दोनों को कनेक्ट करें, दोनों का कनेक्शन कैसा है देखो, क्योंकि ये इनवर्स है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, y इक्वल टू एक्स लाइन जो होगी, ये y इक्वल टू एक्स लाइन, अपन कलर चेंज कर लेते हैं। सो y इक्वल टू एक्स लाइन होती है ये, y इक्वल टू एक्स लाइन में ये मिरर इमेज ही है और कुछ नहीं है। तो इमेज अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो यू कैन से दैट कि सर ये वाला जो एरिया है ना, और जो, हाँ ये वाला जो एरिया है, ये एक्चुअली ये वाला ही एरिया है,
ये एरिया जो मैंने ब्लैक से शेड किया है, दिस एंड दिस आर सेम। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, दिस इज एक्चुअली दिस एरिया। होपफुली सबको दिख रहा है, मिरर इमेज ही है और कुछ नहीं, मिरर इमेज लिया है y इक्वल टू एक्स में। तो अगर इन दोनों एरियाज का सम पूछा है, सो क्या ये एरिया जो होंगे ये इसके बराबर नहीं होंगे? किसके बराबर? इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया के बराबर नहीं हो जाएगा दोनों का सम। और वही तो आपने लिखा है, ये π/2 का हाइट और ये 1 की विड्थ। सेम यहां से भी आप देख सकते हो, ये भी वही रेक्टेंगल है, ये 1 और ये π/2। तो ग्राफ से इसका मतलब ये बैठता है। सो एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में भी हम लोग जब एरियाज की बात करेंगे तब इनवर्स फंक्शन ले लेंगे, बट अभी आप लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से याद रखिए, BD माइनस AC। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये तो इजीएस्ट एग्जांपल था, थोड़ा टफ वाला, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो एकदम से आपको क्लिक नहीं करेगा, आप इंटीग्रेशन करने लग जाओगे या कोशिश करोगे, बट बेटा e⁻x² इज नॉन इंटीग्रेबल, तो इसीलिए फंस जाओगे आप। भले आप फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन से लंबे तरीके से कर लो, सेकंड वाला तो आप इस फॉर्मूले के बिना अटक जाओगे। तो आपको ये समझना है कि अगर y इज इक्वल टू e⁻x² है तो ln y हो जाएगा x²। इसका मतलब √ln y को मैं x बोल सकता हूं। तो देखो इनवर्स फंक्शन यही तो होता है, इनवर्स x की जगह y, y की जगह x। फंक्शन चैप्टर में इनवर्स निकालना सीखा है ना, कैसे निकलता है इनवर्स? x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। सो यू हैव टू बी शार्प इन योर ऑब्जर्वेशन, आपको ये शार्पली पकड़ना है कि हाँ यार ये e⁻x² और √ln x ये इनवर्स फंक्शन है। और इस बात की हिंट आपको लिमिट्स भी देगी, ये इनवर्स फंक्शन से 1 डालने पे e आता है, 0 डालने पे 1 आता है, या वाइस वर्सा √ln x में इसमें e डालेंगे तो ये 1 दे देगा, इसमें 1 डालेंगे तो ये 0 दे देगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला 1 इंटू ई माइनस 0 इंटू 1, आंसर आ जाएगा e। और भी सवाल बन सकते हैं इस पे, सो एक और ले लेते हैं हम लोग। fx है अगर ये क्यूबिक और उसका इनवर्स है g, तो हमें g का इंटीग्रेशन निकालना है -3 से 5। तो प्रॉपर्टी आप पकड़ो, ठीक, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये हिट एंड ट्राई से। कौन सा चीज हिट एंड ट्राई से? कि ये फंक्शन 3 आउटपुट कब देगा, ये आपको हिट एंड ट्राई से देखना है कि f(1) जो है वो 3 नहीं, 3 नहीं, अपने को क्या चाहिए, f(1) 5, ओके, f(1) 5 है और f(-1) ये वैल्यूज आपको हिट एंड ट्राई से जज करनी पड़ेगी कि 1 इनपुट पे f का आउटपुट 5 आता है और -1 इनपुट पे इसका आउटपुट जो आता है वो -3 आता है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं अपने प्रॉपर्टी से -1 से 1 fx dx, और -1 और 1 के जो पेयर हैं वो है -3 से 5 gx dx, वो हो जाएगा 1 इंटू 5 माइनस ऑफ लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट। तो इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, आप लोग ये बोल सकते हैं कि fx का जो इंटीग्रेशन होगा ये और gx का जो इंटीग्रेशन होगा ये, इसका सम ये आएगा। अब ये नंबर जो निकल के आ रहा है वो नंबर निकल के आ रहा है 5 - 3 2, इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए तो ये इंटीग्रेशन भी 2 निकल के आता है, -1 से 1 में इसका इंटीग्रेशन 2 आता है, इसलिए अपना जो आंसर होगा ना वो 0 हो जाएगा। सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम ऑन द प्रॉपर्टी। और फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, होपफुली अब आपको खेल समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हो कि fx dx का इंटीग्रेशन और f इनवर्स x dx का जो इंटीग्रेशन होता है, अब लिमिट्स आपको सोचनी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन ने हमें 0 से 1/e दे रखा है, तो आप सोचो कि अगर मैं f इनवर्स में 0 डाल रहा हूं तो f इनवर्स में 0 डालने का मतलब fx 0 कब देगा, fx 0 कब देगा, तो fx 0 देगा 1 पे, f(1) 0 होता है, तो 0 का पेयरिंग यहाँ पे 1, और मैं इनवर्स में 1/e डाल रहा हूं, तो इनवर्स में 1/e डाल रहा हूं मतलब f का आउटपुट 1/e कब आएगा, तो f का आउटपुट 1/e आ रहा है e पे, तो इसका जोड़ी बन जाएगा e के साथ। तो प्रॉपर्टी बन जाएगी, प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से लिखा जाएगा
तो ये स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे और बस आगे का खेल आप जानते हो कि भाई यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, ये अपने से पूछा है तो इसको a बोल देते हैं और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ln x अपॉन x का इंटीग्रेशन 1 से e, तो दिस विल बी कैलकुलेटेड। ln x को t बोल देंगे, नीचे dt है तो ये बाय 2, इसका आंसर आ रहा है e स्क्वायर बाय, नहीं ln x को t लिखेंगे तो 1 अपॉन x dx जो है वो dt हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाय 2 सही तो लिखा है। और इसको हमें करना है 1 से लेके e, तो e डालने पे आएगा, ओके हाँ, e डालने पे हाफ आएगा, 1 डालने पे 0 आएगा, तो ये हाफ निकल के आ रहा है। तो ठीक है, अगर ये हाफ है, टोटल 1 चाहिए तो कैपिटल ए हाफ होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज होती है और इसके अच्छे सवाल भी बनते हैं इसके साथ, कॉम्बिनेशन के साथ, जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो दोनों चीजें याद रखना। कौन सी दोनों चीजें? एक तो ये इंटीग्रेशन वाली चीज और एक ये डिफरेंशिएशन वाली चीज। बोथ ऑफ दीज रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग बात करेंगे वॉलीज थ्योरम एंड रिडक्शन फॉर्मूला की। तो ये an important result on definite integration of the form sin x power n into cos x power m specifically for the interval 0 से pi by 2। तो indefinite इंटीग्रेशन में हम इसका रिडक्शन फॉर्मूला पे बात कर रहे थे और उसी के कनेक्टेड में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसका रिडक्शन कर सकते हैं। सो इसका प्रूफ इंडेफिनिट से कनेक्टेड है तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिससे आप डिराइव कर सकते हैं, हालांकि लेंदी है। सो वी विल जस्ट फोकस ऑन द रिजल्ट क्योंकि क्वेश्चंस में ये काम आने वाला है। अब दिखने में थोड़ा सा डरावना रिजल्ट लग रहा हो, बट ट्राई टू कनेक्ट इट, ट्राई टू लिंक इट। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेंदी प्रॉब्लम्स को एक लाइन में करने का तरीका। तो साइन एक्स की जो भी पावर होती है और cos x की जो भी पावर होती है, इनफैक्ट हमने ये सब केसेस बना के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा था। m एंड एंड बोथ आर ऑड, बोथ आर इवन, एक इवन एक ऑड, तो कैसे कैसे उसको टैकल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है, अगर आपको याद हो तो जब दोनों इवन होते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट केस हो जाता था, उसको सॉल्व करना, मैनिपुलेट करना। कम से कम एक ऑड हो जाता था तो साइन एक्स या cos x को टी रख के काम चल जाता था। तो यहाँ पे भी व्हेन m एंड n बोथ आर इवन, उस केस में अलग ही एक नंबर साइड में मल्टीप्लाई होगा पाई बाय 2, अदरवाइज हर केस में मामला बराबर चलेगा। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि जो भी साइन एक्स की पावर है, जैसे यहाँ पे n है, तो आप उसका एक कम नंबर से, मतलब आप n माइनस 1 से स्टार्ट कीजिए और रिवर्स ऑर्डर में दो दो के गैप में लिखते जाइए जहां तक आप लिख सकते हैं। तो अगर n इवन या ऑड है उसके हिसाब से या तो आप 1 पे खत्म होंगे या तो आप 2 पे खत्म होंगे, डिपेंडिंग ऑन n इज इवन और ऑड। सिमिलरली आप m के साथ कीजिए और दोनों का जो ओवरऑल सम है, m और n का जो सम है, वो खेल चालू होता है डिनोमिनेटर में। तो m प्लस n माइनस 2, और ये दो दो के गैप में चलता जाएगा। नाउ दिस में साउंड कंफ्यूजिंग, बट आप एग्जांपल से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और रिजल्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और साथ में एक नंबर k मल्टीप्लाई होता है। अगर m और n दोनों पावर्स इवन रही होगी तो मतलब k की वैल्यू हम पाई बाय 2 लेंगे, अदरवाइज ये 1 रहा होगा। m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हियर, होल नंबर्स है, 0 से स्टार्ट करके कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करना चाहूंगा इसको क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर सकता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म कि भाई sin x की पावर 5 और cos x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कीजिए। इनडेफिनिट में हमने सीखा है इसमें cos x को t रखना, cos x को t रखने से आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट इनडेफिनिट में इसको लंबे तरीके से सॉल्व करना विल बी कैलकुलेटिव, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? आप sin x से स्टार्ट करते हैं, sin x की पावर 5 है तो 5 माइनस 1 होता है 4, तो हम लोग 5 माइनस 1 लिखेंगे, दैट इज 4। फिर उसमें दो कम मतलब 2, और पीछे नहीं जाएंगे वरना हम, क्योंकि 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम इसके लिए लिखेंगे 4, तो cos x की पावर 4 है तो हम लोग 4 माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 3 से हमने स्टार्ट किया। फिर हम दो कदम पीछे गए, मतलब इधर आ गए अपन 1 के पास, और पीछे नहीं जाएंगे वरना नेगेटिव में चले जाएंगे। और 5 और 4 तो टोटल पावर था 9, 5 प्लस 4 था 9, तो हमने 9 से स्टार्ट किया और दो दो हम कम करते गए जहां तक अपन जा सकते हैं। आइदर यू विल स्टॉप एट 1 और यू विल स्टॉप एट 2। और अगर दोनों इवन होता है, m और n अगर दोनों पावर्स इवन थी तो एक पाई बाय 2 हमें साथ में टंगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्योंकि m और n दोनों इवन नहीं है, ये 5 ऑड है, इसीलिए साथ में कुछ नहीं होगा, 1 मतलब कुछ नहीं है।
तो ए पार्ट का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 97531 मल्टीप्लीकेशन, जो सॉल्व करके 8/315 आ जाता है। तो ऐसे डायरेक्टली वन लाइनर आप वॉलीज थ्योरम या ये रिजल्ट याद करके लगा सकते हैं। बी पार्ट हम लोग ट्राई करते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। से बी पार्ट में बोला है 0 से पाई साइन एक्स की पावर 5 dx। अब दिक्कत क्या है, ये रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2 के लिए ही वैलिड है। इधर 0 से पाई आ गया, तो अपन क्या करेंगे, अपन लगाएंगे किंग। किंग लगाएंगे तो साइन एक्स की जगह हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स की पावर 5। अब ये तो साइन एक्स ही होता है, मतलब नो चेंज। तो किंग लगाने पे नो चेंज होता है, तो क्या लगाते हैं, क्वीन। क्वीन का मतलब इंटरवल आधा कर दो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 5 एक्स dx। अब लग जाएगा वॉलीस, क्यों, क्योंकि इंटरवल 0 से पाई बाय 2 हो गया है। तो वॉलीस कैसे लगेगा, आप थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड करेगा, ठीक है। तो क्योंकि cos x की पावर है ही नहीं, cos x तो है ही नहीं, मतलब m 0 है। इस एग्जांपल में n की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 0 है। तो 5 की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1, 5 माइनस 3। अब 0 है तो 0 की वजह से कुछ नहीं आएगा, ये नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करोगे, -1 से। तो अब नेगेटिव में नहीं जाते हो, अब हमेशा पॉजिटिव में रहते हो। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, m प्लस n। तो m प्लस n था 5, क्योंकि m तो 0 है। तो 5, 3 और 1, और साथ में जो रहेगा पाई बाय 2 नहीं, साथ में 1 ही रहेगा, क्योंकि एक ऑड पावर मिल गई ना अपने को। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, और बाहर एक 2 मल्टीप्लाइड है। तो फाइनल आंसर में क्या रिपोर्ट करूंगा, 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। तो ये बी पार्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट विल बी एक्चुअली 36, सॉरी 36 नहीं, ये 16 आना चाहिए ना। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो ये आना चाहिए 16/15। तो बी पार्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा 16/15। सो दिस वाज सेकंड प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन जो भी हम पढ़ चुके हैं उसका मिक्सचर। तो आइए थर्ड सॉल्व करते हैं। तो अगर ये है आई, तो हम लोग लगा लेते हैं किंग। किंग लगाने पे मतलब पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 का सम 0, और फिर माइनस एक्स। तो यहाँ पे साइन माइनस एक्स का स्क्वायर, नो चेंज। कॉस माइनस एक्स का स्क्वायर, नो चेंज। साइन एक्स नेगेटिव साइन बाईपास कर देगा, कॉस एक्स नेगेटिव साइन खा जाएगा। किंग लगा के ऐड करते हैं हम लोग, ये अपना प्रोसीजर रहता है। किंग लगाया, ऐड किया, तो 2i क्या बनेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, साइन एक्स का स्क्वायर कॉमन, कॉस एक्स का स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये कैंसिल साइन एक्स वाला टर्म। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स का स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स का क्यूब dx माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। किंग लगाएंगे फिर से, नो चेंज। अच्छा क्यों आ रहा है नो चेंज, क्योंकि अब ये इवन फंक्शन बन चुका है। तो अभी इवन फंक्शन हो गया, तो फिर से इंटरवल आधा कर दो, आइए हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2। तो ये लीजिए भाई साहब, आ गए अपन अपने स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट में। इस पे वॉलीज थ्योरम लग जाएगा। 0 से पाई बाय 2 मतलब वॉलीज थ्योरम। कैसे लगता है वॉलीज थ्योरम, 2 की वजह से एक कम, 1 से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म। 3 की वजह से एक कम, 2 उससे स्टार्ट किया वहीं पे खत्म। और 2 + 3 होता है 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे 3, 3 से नीचे गए 1। ये बाहर वाला 2, ये वॉलीज की वजह से। बोथ आर इवन, नहीं भाई बोथ इवन नहीं है, तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4/15। इसका आंसर हो जाएगा 4/15। तो इस तरीके से वॉलीज, किंग, क्वीन, इवन, ऑड प्रॉपर्टी सब मिक्स होके पूछी जा सकती हैं। सो डी और ई मैं आपको होमवर्क देता हूं। अब देखने पे डी और ई वाला वॉलीज थ्योरम नहीं लग रहा है, बट ये कन्वर्टेबल टू वॉल्यूज हो जाएगा, रिड्यूसिबल टू वॉल्यूज हो जाएगा। कैसे, डी पार्ट में आप लोग एक्स को साइन स्क्वायर थीटा लिखना और आगे सॉल्व कर लेना, आपको दिख जाएगा वॉलीज थ्योरम कहां लग रहा है।
सिमिलरली ई पार्ट में आप x को साइन थीटा लिखिएगा और बाई पार्ट लगेगा एक बार, बट आगे जाके एक ना एक बार वॉलिस थ्योरम लगेगा। तो वॉलिस थ्योरम क्या है, अगर m और n दोनों इवन है तो अलग खेल और बाकी अदरवाइज में अलग खेल। तो ये वॉलिस थ्योरम के एप्लीकेशन है, अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं। और अब रिडक्शन पे बात करते हैं। प्रॉपर हमने रिडक्शन पे बात नहीं की है। अच्छा, दो ये भी वॉलिस का ही सवाल है, ये दोनों वॉलिस के सवाल हैं। तो इसमें हिंट दे देता हूँ मैं आपको, ठीक पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा पर मैं हिंट जरूर दे देता हूँ आपको। इसमें आप किंग लगाइए और ऐड कर दीजिए, तो ये जो x है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फिर से किंग लगाएंगे तो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। फिर आप क्वीन लगा लेना, फिर से आप किंग लगाना, नो चेंज मिलेगा। फिर से आप क्वीन लगा लेना, तो क्वीन दो बार लगेगा। तो जब पहली बार क्वीन लगेगा तो 0 से 2 पाई वाला इंटरवल बन जाएगा 0 से पाई, और जब सेकेंड टाइम क्वीन लगेगा तो 0 से पाई वाला इंटरवल बन जाएगा 0 से पाई बाई 2, और फिर उसके बाद लग जाएगा वॉलीज थ्योरम। ये जो मैंने स्टेप्स बोली है इसको आप खुद से लिख के ट्राई कीजिएगा, यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये होमवर्क रहेगा। फाइनल आंसर 3 पाई बाय 128। और इसमें आपको मैं हिंट दूंगा, 3x को आप लिख लीजिए t, तो ये हो जाएगा cos पावर 4t। साइन 6x को आप लिख लेंगे 2 साइन 3x cos 3x का होल स्क्वायर चल रहा है। dx हो जाएगा dt बाय 3। लिमिट्स हो जाएंगी 0 से पाई बाय 2। तो क्या है ना, लिमिट्स एक बार 0 से पाई बाय 2 आ गई ना तो वॉलिस थ्योरम आसानी से लग जाता है। अच्छा, हम लोग ना ये बी वाला ले लेते हैं क्योंकि मैंने बोथ आर इवन का अभी तक एक भी केस नहीं लिया है या एक भी एग्जांपल नहीं लिया है। तो हम लोग बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में देखो क्या है क्वेश्चन, 0 से 3 पाई बाय 2 cos 3x की पावर 4 साइन 6x को मैं लिख रहा हूं 2 साइन 3x cos 3x इसका होल स्क्वायर चल रहा है dx। तो 3x को t लिखने से 3dx बन जाएगा dt। लिमिट्स चेंज हो जाएगी, जब x अपना 0 होता है तब t अपना 0 होता है, जब x अपना 3 पाई बाय 2 होता है। ओके, देयर वाज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। जब x 3 पाई बाय 2 होगा तो ये 9 पाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो ये 9 पाई बाय 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा cos ऑफ t का पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 साइन t का स्क्वायर cos t का स्क्वायर dx हो जाएगा dt बाय 3। तो 0 से 9 पाई बाय 2 cos t की पावर 6 साइन t का पावर 2 और ये dt बाय 3। तो ये 4 बाय 3 बाहर, तो ये अपना i हो गया। तो ये हो गया 0 से 9 पाई बाय 2। आगे हम लोग क्या करेंगे, 0 से 9 पाई बाय 2 होने की वजह से हम लोग इसमें लगाएंगे किंग। किंग लगाने पे क्या होगा, 9 पाई बाय 2 माइनस टी, तो वो कॉस साइन बन जाएगा। साइन तो ये फिर अभी तो किंग एंड ऐड करना पड़ेगा, फिर आगे किंग क्वीन लगेगा, तो वॉलिस में तो फिर टाइम लग जाएगा। तो इसको आप होमवर्क ही रख लीजिए, ठीक, आप ही कंप्लीट कीजिएगा इसको। फाइनल आंसर 5 पाई बाय 16 रहेगा। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन रिडक्शन प्रॉब्लम्स। तो ये जो है, जैसे हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में रिडक्शन या रिकर्शन पढ़ा था, वैसे ही डेफिनेट में भी बनता है। और डेफिनेट में रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि अपने पास लिमिट्स रहती है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द बी पार्ट, बी वाला प्रॉब्लम। तो बी वाले प्रॉब्लम में आपको कुछ गिवन है un और कुछ प्रूफ करना है। un का un-2 के साथ लिंक। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट बिल्कुल सेम ही है जैसा इनडेफिनेट में हमने पढ़ा था। व्हाट वी डू इज, हम लोग एक साइन एक्स को बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम बाई पार्ट लगा पाए। बाई पार्ट में प्लीज फंक्शन ध्यान रखना कौन कौन से ले रहे हैं हम लोग साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाकी को छोड़ दिया, माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट किया और जो बाकी बचा हुआ फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन ये रहेगा, वो नेगेटिव कॉस एक्स बाई पार्ट के नेगेटिव के साथ मिलके प्लस हो गया।
अच्छा, जो इंटीग्रेट होता जा रहा है ना, उस पर आप हाथ के साथ लिमिट लगाते चलिएगा, π/2 और 0। मजेदार बात क्या है, π/2 cos x π/2 पे 0 हो जाएगा, और ये x और sin x 0 को निपटा देंगे, तो ओवरऑल ये 0 ही रहेगा पहला पार्ट। तो अब प्रॉब्लम क्या बचा, प्रॉब्लम बचा ये सेकंड वाला टुकड़ा। सेकंड वाले टुकड़े पे आप लोग फोकस कीजिए। सेकंड वाले क्वेश्चन एक्चुअली दो पार्ट में खुद डिवाइड हो गया। पहला ये टुकड़ी, इसको ऐसा लिख लेंगे हम, और सेकंड जो है वो ये टुकड़ा। अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा साइन एक्स को टी रख के, क्योंकि साइन एक्स टी रखेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी की तरह बिहेव करेगा, तो ये इजीली इंटीग्रेबल हो गया। ये वाला टुकड़ा इजीली इंटीग्रेबल हो गया। बचा ये, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉस एक्स जो है अपना, क्योंकि एक बाहर था और एक अंदर था, तो कॉस स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तभी तो रिडक्शन बनेगा। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखने पे इसके और दो टुकड़े हो गए, और दोनों टुकड़े हम लोग un-2 और un के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द फर्दर कैलकुलेशंस यू कैन फिगर आउट, इसी पूरे को रीअरेंज करके अपना फाइनल प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। सो यू कैन रेफर द स्टेप्स इन द सॉल्यूशन एज शोन। मोर और लेस वही चीजें हैं जो हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया करते हैं। यहाँ पे बस एक अच्छी बात है कि लिमिट्स हाथ के साथ अपने को मिलती जाएगी। सी वाला पार्ट ट्राई करते हैं। ये 1 या 2 साल पहले जेई मेंस में आ चुका है। एन की वैल्यू शायद 2018 और 2016 ऐसा करके कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने पूछा था, जहां तक मुझे हल्का फुल्का याद है। सो लेट अस लुक ओवर इट, है ना। सी पार्ट, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट वन। तो स्टार्ट हम लोग वैसे ही करेंगे। मैंने इंडेफिनिट में आपको बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा में आप एक एक बाहर ले लिया करो, टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा में आप दो बाहर लिया करो। दो मतलब टेन स्क्वायर थीटा हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हम सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख पाए। तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख लेंगे। क्वेश्चन के दो टुकड़े हो जाएंगे, दोनों आराम से एक्सप्रेस हो जाएंगे। ये टुकड़ा in-2 है, और जो ये टुकड़ा बचा है ना पहला वाला, इसमें टेन थीटा को टी, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा डी टी है, तो इसीलिए ये पूरा सॉल्व होके इतना बनता है। अब क्योंकि आइडेंटिटी है, ट्रू फॉर एवरी एन है, तो हम एन की जगह n+1 रख के ये प्रूफ कर सकते हैं। डमी वेरिएबल है एन, फर्क नहीं पड़ता। और इसका अल्टरनेट क्या है भाई, जो प्रूफ करना है उसको ही वहीं से स्टार्ट ले लो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। कौन सा, कि भाई हमें कहा था ये प्रूफ करना है, तो अगर आई एन इतना है तो आप in+1 मतलब n की जगह n+1 और n की जगह n-1 उठा के यहीं पे रख लो, जो प्रूफ करना है वहीं से स्टार्ट कर लो। सो एक अल्टरनेट प्रूफ ये भी काफी अच्छा है, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। तो आपने in लिखा, आपने in-1 लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन कॉमन, और जो जो कॉमन निकल रहा है निकालते जाओ, और फाइनली आप इन स्टेप्स को रेफर करके सोल्यूशन देख सकते हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, अल्टरनेट सोल्यूशन विल बी मच मोर इजियर। तो ये था अपना सी वाला पार्ट। सिमिलरली डी पार्ट और ई पार्ट जो है वो इस तरीके से बन सकते हैं। तो डी पार्ट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन डी पार्ट की आप समझिए थोड़ी सी लेंदी है। अगेन किया अपन ने उसको बाई पार्ट से ही है। बाई पार्ट से कैसे किया है, पहले एक्स पावर एन इंटीग्रेट होगा, टेन इनवर्स को छोड़ देंगे, एक्स पावर एन इंटीग्रेट हुआ, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, और ये जो पूरा बचा है इसका इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में अच्छी बात क्या है, इस पे लिमिट्स लगते रहेगी, हाथ के साथ अपन लिमिट्स लगा के चलेंगे। तो ये बन जाएगा इतना, और जो नया बचा है इसमें मैन्युपुलेशन होगा +1 -1। वो भी कैसे, पहले आप x पावर n+1 में से 2x बाहर निकाल लो। ये x पावर n+1 को ऐसे हम लोग लिखेंगे, और जो x² बचा है इसमें हम लोग +1 -1 करेंगे। अब आप सोचेंगे सर आप इस पर्टिकुलर तरीके से ही क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे ये नीचे x² + 1 जो था ना, इसको कैंसिल करवाना था। तो इसको कैंसिल करवाने के लिए मुझे कहीं से x² + 1 बनाना था, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया। फायदा फायदा ये हुआ कि अब ये वाला तो इंटीग्रेट हो गया, क्योंकि इसमें x² + 1 जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिनोमिनेटर वाला वो कैंसिल आउट हो गया। और जो बचा हुआ है, ये जो बचे हुए भाई साहब हैं, इसमें लग जाएगा फिर से बाई पार्ट। 1/1 + x² को इंटीग्रेट किया है, x पावर n-1 को छोड़ दिया गया है, माइनस,
तो ये बाई पार्ट से सॉल्व किया, तब जाके जो बना है वो un माइनस 2 बना है। सो दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो प्लीज आप इसमें कैलकुलेशन के स्टेप्स को समझिए, सो इट विल बिकम इजियर फॉर यू। तो ये था डी पार्ट। और जो अपना लास्ट फाइनल ई पार्ट है वो है साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स 0 से पाई बाई 2। तो ये भी एक काम का रिजल्ट है, और इसको आप लोग अपने पुराने लॉजिक से ही कर सकते हैं। ठीक, इसमें नहीं, इसमें पुराने लॉजिक से नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन निकलने लायक है नहीं। तो उसमें हम अंदर वाले एन एक्स को ब्रेक करेंगे, -2 +2। तो एन एक्स में हमने क्या किया है, हमने 2x ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो इससे क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्वेश्चन ब्रेक हो गया। क्वेश्चन ब्रेक हो गया, आगे के स्टेप्स आप लोग समझ सकते हो कि कैसे ब्रेक करके लिखे हुए हैं। एंड दिस इज हाउ रिडक्शन फॉर्मूला वर्क्स। तो ये सब मोर और लेस मिसलेनियस बातें हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकता है, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट। तो कुछ और प्रोफाइल, लास्ट प्रोफाइल जो बन सकती है वो ये है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मदद से अपने कुछ सीरीज का समेशन बन सकता है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएटिंग एंड इंटीग्रेटिंग सीरीज। तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, जैसे ए पार्ट है, ये सीरीज का सम यहाँ बी आना चाहिए। तो ए बी सी डी, इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ये सीरीज है, तो अभी सीरीज देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ध्यान से देखो नंबर्स को, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर्स में कुछ कॉम्बिनेशन है, और वो ये है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे ये नंबर्स जनरेट किए जा सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। We will differentiate twice and we will see कि क्या बन रहा है। जीपी बन जानी चाहिए। तो जीपी इस तरीके से बनती है कि लेट से ए पार्ट में जो भी हमें दे रखा है उसको हम लोग फंक्शन एफ एक्स बोल देते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा सोचिए, और इनफैक्ट मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट एफ डबल डैश लिख रहा हूं। तो जब पहली बार डिफरेंशिएट किया गया होगा तो एक्स स्क्वायर 2x बन गया होगा, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पे 2x का 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2/1 × 2। थिंक अबाउट एक्स क्यूब वाला टर्म। तो एक्स क्यूब जब पहली बार डिफरेंशिएट हुआ होगा तब वो 3x² बना होगा, और जब दूसरी बार डिफरेंशिएट होगा तो 3x² का हो जाएगा 3 × 2 × x। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने से हो क्या रहा है, जो नंबर्स नीचे लिखे हैं ना वही नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 3 2 2 कैंसिल। सिमिलरली जो x⁴ लिखा है, ये x⁴ वाला टर्म है, पहली बार डिफरेंशिएशन पे 4x³, दूसरी बार डिफरेंशिएशन पे 3x²। तो 3 × 4 कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स क्या बनेगा। अब आप अगर एक लाइन में सोचने की कोशिश करो, आप चाहें तो ये एफ डैश लिख लो, ठीक, फिर आप एफ डबल डैश लिखना। मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, पहला टर्म कांस्टेंट होगा 1, दूसरा टर्म होगा x, तीसरा x², फिर x³, ये बन जाएगा आपका इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी है तो इसका सम हम लिख सकते हैं, और मॉड x लेस देन 1 भी दे रखा है, तो वो इसीलिए दे रखा है a/1 - r, r की वैल्यू है -x। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश। अब एक बार ये आ गया ना, अब इसमें आप लोग इंटीग्रेशन लगा लो कि अगर एफ डबल डैश एक्स इतना है तो एफ डैश एक्स कितना होगा, ln 1 + x। और अगर ये एफ डैश ln 1 + x है तो इसका जो अच्छा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी आएगा। ओके, तो दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। हालांकि हम लोग साथ साथ इसकी वैल्यू भी लिखते चलते हैं। तो एफ डैश एक्स आया था अपना 2x/1 × 2, 3x² / 2 × 3, तो वो जरूरत पड़ी गई है तो शुरू में लिख लेना चाहिए था 4x³ / 3 × 4, जरूरत ऐसे पड़ गई है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो ये इसमें 0 डालने पे 0 आ रहा है ना, एफ डैश 0 जो है हर टर्म 0 हो जाएगी, तो एफ डैश 0 0 होने की वजह से ये c की वैल्यू 0 आएगी। तो एफ डैश एक्स अगर है ln 1 + x, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग लिख सकते हो। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें भी एक कैसे करोगे आप, x + 1 को t लिख लेना, x + 1 को आप लिख लेना t। तो ln t का इंटीग्रेशन होता है t ln t - t। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसमें भी, और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे आप, f(0) जो है वो 0 है उस लॉजिक से। तो दैट आई लीव अप टू यू, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आप लोग इस चीज को अप्रिशिएट करो दैट
हाउ डिफरेंशिएशन कैन बी यूज्ड, 2 बार डिफरेंशिएट किया, एक इनफाइनाइट जीपी बनी, उसका सम निकाल लिया, फिर अपन ने इंटीग्रेट कर दिया 0 से x, आप लिमिट्स ले सकते हैं 0 से x, तो वो हाँ ये अच्छा है, 0 से x लो आप लिमिट, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के चक्कर में मत रहना, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेना 0 से x, तो क्या वो लोअर लिमिट 0 अपना ख्याल अपने आप रख लेगी। दिस इज अ बेटर वर्जन। सो ये था फर्स्ट वाला। अब सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, बी पार्ट आप लोग देखो, पैटर्न पकड़ो, इसमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या, किसी चीज का डिफरेंशिएशन लिखा है क्या, मुझे तो ये किसी चीज का डिफरेंशिएशन आराम से नजर आ रहा है, टी डी टी के पेयर बहुत प्यारे से नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस सीरीज को इंटीग्रेट करेंगे, विल इंटीग्रेट द सीरीज फ्रॉम 0 to x एंड विल मल्टीप्लाई ऑल द ब्रैकेट्स। तो क्या होगा इंटीग्रेशन, आइए पहले समझते हैं। तो बी पार्ट में अगर हम हर चीज को इंटीग्रेट करें तो आएगा ln 1 plus x, ln 1 plus x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ln 1 plus x पावर 4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। नाउ द गुड पार्ट हियर इज, जब आप इन ब्रैकेट्स को एक्चुअली मल्टीप्लाई करोगे, यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न। जैसे आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फिर जब ये वाला ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 7। फिर ये वाला जो रिजल्टिंग है ये 1 प्लस एक्स पावर 8 से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट अगेन अ बिगर जीपी बन रही है। और क्योंकि ये प्रोसेस कहीं रुक तो नहीं रहा है, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। ln के अंदर इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ये है माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। तो क्या ये अपना आंसर है? नहीं, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया, ये जो भी है इसको मैं फंक्शन ऑफ एक्स बोल सकता हूं ना, तो ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन है, ये जो निकल के आया है ये इंटीग्रल एफ है। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एफ मिल जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख लीजिए आप, इसका डिफरेंशिएशन होता है ऐसा कुछ। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो isn't it beautiful that how you are differentiating and integrating according to your needs, solving it and coming back। तो आप डिफरेंशिएट करके एक इजियर सीरीज में चले जाते हो, उसको सॉल्व कर लेते हो, फिर वापस इंटीग्रेट करके ओरिजिनल पे आ जाते हो, या आप पहले इंटीग्रेट करके एक इजियर सीरीज पे चले जाते हो, फिर उसको डिफरेंशिएट करके वापस आंसर पे आ जाते हो। तो सी पार्ट और डी पार्ट जो है उसका मैं आपको हिंट दे देता हूं। Okay, so you can complete the problems. D part is indeed a good problem. D वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली एक अच्छा प्रॉब्लम है, तो उसका आप हिंट ले लीजिए और उसको कंप्लीट करना। सी पार्ट का तो एक्चुअली सोल्यूशन लिखा ही है, सी पार्ट आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ रखा है। सो दिस इज द हिंट फॉर सी पार्ट, मोर और लेस ट्रिग्नोमेट्री है। एंड डी पार्ट का जो हिंट है वो ये है कि इसको आप लोग कनेक्ट करो अपने इंटीग्रेशन से। डी पार्ट का स्टार्ट बड़ा सा ट्रिकी है। तो x की पावर 3n और x की पावर 3n प्लस 1, इन दोनों इनफाइनाइट जीपी, ये दो इनफाइनाइट जीपी हैं, एक ये इनफाइनाइट जीपी है और एक ये इनफाइनाइट जीपी है। तो इन दोनों इनफाइनाइट जीपी या इनका जो कॉम्बिनेशन है उसका सम जो बनता है वो ये बनता है, और इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से 1, तो LHS में अपने को अपना रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगा और RHS में अपना आंसर π/3√3। एंड concluding indefinite integration and definite integration, this is something I want to tell you कि हर फंक्शन को हम लोग एलिमेंट्री फंक्शंस के टर्म्स में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो देयर आर सम इंटीग्रल्स which cannot be found in terms of known elementary functions। हालांकि कोई रटने वाली चीज नहीं है, बट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि हर फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे इसमें से हमने कुछ बात की थी एस्टिमेशन पे कि e पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, sin x अपॉन एक्स को भी हमने एस्टिमेट किया था, इसीलिए हमने एस्टिमेट किया था क्योंकि हम इनको इंटीग्रेट 1 अपॉन ln x को हम लोग इंटीग्रेट इन सबको नहीं कर सकते। सो कीप दिस थिंग इन माइंड।